सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 7 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है लौह पुरुष सरदार पटेल। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ का परिचय देते हुए हम पाठ को शुरू करेंगे। भारत भारत देश को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत वीर पुरुषों का योगदान रहा है। इन्हीं महान पुरुषों के अथक परिश्रम एवं संघर्ष का ही परिणाम है कि हम आज स्वतंत्र हैं। उन्हीं महापुरुषों में एक नाम सरदार पटेल का भी है। सरदार पटेल अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, कार्य कुशलता एवं अनुशासन के लिए विशेष रूप से याद किए जाते हैं। तो ये पाठ सरदार पटेल के बारे में है। तो चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं। जिस समय हमारे देश को स्वतंत्रता यानी आजादी मिली, उस समय देश की स्थिति यानी देश के हालात बहुत खराब थी, है ना। देश छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, एकता नहीं थी। सब अपना अपना क्या कर रहे थे, अपना अपना शासन कर रहे थे। छोटे छोटे राज्य तथा रियासतों के राजा और नवाब अपने अपने तरीकों से देश को चलाना चाहते थे, है ना। छोटी छोटी रियासतों में नवाब, अपने अपने लोग सब अपने अपने बारे में सोचते थे और अपने अपने हिसाब से देश को चलाना चाहते थे। ठीक है। आगे वे सभी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग बजा रहे थे। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग का अर्थ है अपने बारे में ही अपना ही शासन, अपनी जगह पे ही अपना शासन करना, है ना। राजनीतिक तौर पे अपना अपना शासन करना, ठीक है। अपना अपना ही, अपनी ही ढपली बजाना, है ना। ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में देश का शासन कैसे चलाया जाए, देश कैसे चलेगा, देश को कैसे व्यवस्थित किया जाएगा जब एकता ही नहीं है, एकता ही नहीं है ना। सभी राजाओं, सभी नवाबों को एक झंडे के नीचे काम करने के लिए कैसे तैयार किया जाए, सबको एक ही झंडे के लिए एक साथ, देश के विकास के लिए एक साथ कैसे तैयार किया जाए, यह बहुत बड़ी समस्या थी। यह बहुत बड़ी क्या थी, दुविधा थी, परेशानी थी। ऐसे समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की एकता, भाईचारे के लिए जो कुछ किया, उसके लिए सारा देश उनका हमेशा ऋणी रहेगा, आभारी रहेगा। उन्होंने देश के लिए वो काम किया जो हर किसी के बस की बात नहीं थी। सबको एक माला में सबको पिरो दिया, जहां सब मोती यानी सभी देश में शासन अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग मतलब क्या कर रहे थे, एकता नहीं थी, अलग अलग होकर सब अपना अपना अपनी अपनी चला रहे थे। ऐसे में उन्होंने सबको एक किया। स्वतंत्रता प्राप्त कर लेने के पहले 2 वर्षों के भीतर ही उन्होंने 500 रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए जितनी मेहनत की, जितना परिश्रम किया, वे किसी और के वश की बात नहीं थी, है ना। किसी और के बस की बात नहीं थी, है ना। उनके इन्हीं गुणों को देखकर आज भी यह कहा जाता है कि यदि सरदार पटेल कुछ और वर्ष तक जीवित रहते, है ना, जीवित रह जाते, तो देश में जबरदस्त एकता स्थापित हो जाती। बहुत बहुत अच्छे से हमारा देश एकता में क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है। एकता इतनी ज्यादा बलपूर्वक होती और एक दूसरे को अलग करने की बातें करने वालों को पूरी तरह पछताना पड़ता। जो देश को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, अलग कर रहे हैं, ऐसे लोग होते ही नहीं। यदि ये और भी जीवित रहते तो ऐसे लोग होते नहीं हमारे देश में। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के काठियावाड़ जिले के करमसद नामक गांव में एक साधारण किसान श्री जबहेर भाई के घर हुआ। जबहेर भाई, है ना, ठीक है। जबहेर भाई एक सच्चे देशभक्त, साहसी, है ना, देशभक्त, देश से प्रेम करने वाले, साहसी, हिम्मत वाले, ईमानदार, सच्चे तथा अपनी बात से पीछे ना हटने वाले व्यक्ति थे। ठीक है। उन्होंने भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। ठीक है। भारत को आजाद कराने के लिए जो नीतियां अपनाई गई, जो आवाजें उठाई गई, वो सब आंदोलन में आती है। आंदोलन में बढ़ चढ़कर उन्होंने भाग लिया। किसने, जबेर भाई ने। जिसके कारण उनके परिवार को अनेक कठिनाइयां, परेशानियां झेलनी पड़ी, सामना करना पड़ा। इसके बाद भी जबहेर भाई अपने काम में लगे रहे। वल्लभ भाई ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही पूरी की, जहां वो रहते थे, जिस गांव में, वहीं उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। वे पढ़ाई लिखाई में कक्षा के अन्य छात्रों से बहुत होशियार थे, समझदार थे, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे।
प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अपने पिता से आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाकर पढ़ने की इच्छा प्रकट की। मतलब उनसे आज्ञा मांगी, उनकी इच्छा थी कि वो आगे की पढ़ाई शहर में जाकर करें, गांव से निकलकर। उनके पिता की आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है, उनके पास पैसों की कमी थी, इतनी अच्छी नहीं थी कि वे वल्लभ भाई पटेल को शहर में भेज सकते, है ना। उनके पिता की आमदनी रोजगार इतना अच्छा नहीं था, हालात ऐसे नहीं थे, इसलिए वे शहर जाकर पढ़ने की बात पर आसानी से राजी नहीं हुए, है ना। उन्होंने मना करते हुए कहा, तुम तो जानते ही हो कि खेती के काम में मैं अकेला पड़ जाता हूँ। यदि तुम शहर चले गए तो यहाँ खेती के काम में मेरी मदद कौन करेगा? मैं यदि चाहूं भी तो तुम्हें शहर नहीं भेज सकता। ये इनके पिता का उत्तर था। वल्लभ भाई ने पूछा, आप मुझे पढ़ने के लिए शहर क्यों नहीं भेजना चाहते? क्योंकि मैं तुम्हारे बिना यहाँ का काम पूरा नहीं कर सकता। मेरे साथ खेती में मदद करने वाला तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। तुम्हारे भाई अभी अभी छोटे हैं, मतलब उनके और भी भाई थे परंतु वो छोटे थे, वो इस काम करने खेती करने लायक नहीं थे। पिता ने ये भी उत्तर दिया। फिर आगे, आप खेती के काम के लिए परेशान ना हो, जब मेरी छुट्टियां पड़ेंगी मैं गांव आकर सारा काम पूरा कर दूंगा, वल्लभ भाई ने पिता से कहा। फिर, लेकिन इससे सारी समस्या तो हल होने वाली नहीं है। तुम्हारे दूसरे भाई भी तो पढ़ रहे हैं, मुझे उन्हें भी पढ़ाना है। पिता ने वल्लभ भाई के सामने अपनी मजबूरी बताई। फिर, पिताजी, आप मुझे पढ़ाने में मजबूर हैं क्योंकि आपके सामने बहुत सी परेशानियां आ रही हैं। मैंने भी ठान लिया कि मैं अपनी पढ़ाई अवश्य करूंगा और मुझे इस काम से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे वल्लभ भाई ने अपने पिता को उत्तर दिया। ठीक है, वल्लभ भाई अपनी पढ़ाई किसी भी कीमत पर रोकना नहीं चाहते थे। यही कारण था कि उन्होंने अपने पिता को अपने दिल की बात बता दी। अपनी बात को साफ साफ कह देना वल्लभ भाई का ऐसा गुण था जो बचपन से ही हर काम में उनकी मदद करता रहा। मतलब उनके अंदर एक आदत थी, किसी भी बात को स्पष्ट रूप से वो कह देते थे, चाहे वो बुरा लगे अच्छा लगे, अपनी बात साफ साफ वो कह देते। ये गुण उनका ऐसा था जो बचपन से ही था, जो ये गुण उनके आगे भी बहुत काम आया। वल्लभ भाई ने बचपन में ही इस बात को सीख लिया था कि ना तो मैं किसी पर अन्याय यानी कि ना मैं किसी का शोषण या अन्याय करूंगा या ना किसी को करने दूंगा और ना ही किसी को सहने दूंगा। इस स्वभाव के कारण, उनके नेचर के कारण उन्हें कई बार कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, उन्हें परेशानियों का भी सामना। जो सच्चा होता है, सच्चा व्यक्ति जो सत्य मार्ग पर चलकर साफ साफ चीजें बोलता है करता है, उसको परेशानियां तो झेलनी पड़ेंगी, उनको भी पड़ा ये सब करना। एक बार तो उन्हें इस कारण विद्यालय भी छोड़ना पड़ा, स्कूल भी छोड़ना पड़ा, कोई सच्ची बात कर दी होगी वहां पे उन्होंने। इसके बाद भी उन्होंने अन्याय या शोषण का विरोध करना नहीं छोड़ा, है ना। ये अन्याय शोषण के विरुद्ध, बुराई के खिलाफ थे। पिताजी के मना करने के बाद भी वल्लभ भाई ने अपनी पढ़ाई करने की जिद नहीं छोड़ी, हठ नहीं छोड़ी। ठीक है, और आगे की पढ़ाई के लिए बड़ौदा चले गए। वहां से उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा अच्छे अंकों से क्या करी, उत्तीर्ण की या पास की, है ना। हाई स्कूल की परीक्षा के बाद उन्होंने मुख्तारी परीक्षा पास की। मुख्तार कौन होता है? जो मतलब जो एक गांव में अपना एक मतलब एक जिम्मा उठाता है, किसी काम को करने की जिम्मेदारी उठाता है, सरकार से जोड़ता है, सबके कल्याण के लिए कार्य करता है, तो उसका क्या करा, मुख्तारी की परीक्षा पास की, वकालत आरंभ कर दी और उसके बाद क्या करी, वकील बनने के लिए वकालत आरंभ कर दी। यह उनकी मजबूत इच्छा शक्ति और मेहनत का ही परिणाम था कि वे जल्दी ही एक सफल वकील बन गए। वे जिस मुकदमे को भी अपने मुकदमा यानी जिसकी तरफ से भी वो मतलब लड़ाई लड़ते थे, जिसके लिए वो इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ते थे, मुकदमा लड़ते थे, अपने हाथ में लेते थे, हारने का प्रश्न ही नहीं उठता था, वो कभी हारे नहीं, है ना। ये बात सारे शहर में मशहूर हो गई थी, है ना, मशहूर हो गई थी यानी कि फैल गई थी कि वल्लभ भाई पटेल के पास जाने का अर्थ है मुकदमा जीत लेना, है ना। इसके बाद भी वल्लभ भाई पटेल को संतोष नहीं हुआ, यानी कि वो क्या हुए, वो कभी अपने काम से कभी ऐसे नहीं संतुष्ट नहीं, उन्हें कुछ ना कुछ नया करना था, कुछ बड़ा करना था, उनके मन में ये विचार हमेशा
चलता रहा, जिसकी वजह से वो संतोष नहीं होते थे और उन्होंने निश्चय किया कि वह कानून की आगे की पढ़ाई करेंगे। फिर उन्होंने प्रण किया, उन्होंने निश्चित किया अपने आप को, अपने मानसिक रूप से अपने आप को तैयार किया कि आगे की पढ़ाई भी, कानून की आगे की पढ़ाई भी उन्हें करनी है। इसके लिए वे इंग्लैंड गए और बैरिस्ट्री की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, फर्स्ट नंबर पर, यानी क्या करा, प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट आए किसमें, बैरिस्ट्री की परीक्षा में। प्रथम श्रेणी पाने का कारण उन्हें 50 पाउंड की छात्रवृत्ति मिली और जिसकी वजह से, जैसे कि अच्छे नंबर आने से तो गवर्नमेंट की तरफ से, स्कूल वालों की तरफ से, कॉलेज वालों की तरफ से छात्रवृत्ति मिलती है, स्कॉलरशिप, तो इनको भी 50 पाउंड की, इंग्लैंड में 50 पाउंड की छात्रवृत्ति मिली। इसी कारण वहां पे कौन चलता है, यहाँ पे रुपया है ना, भारत में रुपया चलता है। इसी कारण भारत में उनकी बहुत प्रशंसा हुई। लोगों ने कहा वल्लभ भाई पटेल ने इंग्लैंड जाकर पढ़ाई भी की और छात्रवृत्ति भी पाली, मतलब सब जगह इनका नाम हो गया, लोग इनकी तारीफ करने के, इंग्लैंड जाके फर्स्ट आए, छात्रवृत्ति भी पाली और बैरिस्ट्री की परीक्षा भी देकर सफल आए हैं, तो मतलब सब इनकी बहुत बड़ाई करने लगे, तारीफ करने लगे, सभी जगह ये बात फैल गई। इसके बाद वह भारत वापस आए और फिर से वकालत शुरू कर दी, फिर से उन्होंने अपनी वकालत शुरू कर दी, वही मुकदमे लड़ने लगे लोगों के लिए। इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की पढ़ाई अच्छे अंकों में उत्तीर्ण करने के कारण वह पहले से ही मशहूर हो चुके थे, इसलिए उनकी वकालत खूब चली, और भी ज्यादा उनकी वकालत खूब चली, नाम हो गया। कुछ ही समय में वे भारत के प्रसिद्ध वकीलों में शामिल हो गए। भारत के जितने भी अच्छे बड़े बड़े वकील थे, उनका नाम उनमें गिना जाने लगा। जब वह अदालत में अपनी मुवक्किल की ओर से बहस करते तो जज उन्हें देखते रह जाते और विपक्षी वकील उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते थे। मुवक्किल जिसकी तरफ से वो मुकदमा लड़ रहे हैं, जो उनसे मुकदमा लड़वा रहा है ना, वो मुवक्किल होता है, ठीक है। तो उसकी तरफ से वो जब बहस करते थे अदालत की भरी अदालत में, तो जज उनको देखते रह जाते थे, वकील के पास भी उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं होता। यह उस समय की बात जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। उन्होंने भारतीयों की बुरी दशा देखी और निश्चय किया कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आंदोलन आरंभ किया जाए। तो गांधी जी कहाँ गए थे, अफ्रीका गए थे। कहाँ, अफ्रीका जाने के बाद जब वापस भारत आए तो उन्होंने देखा कि अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया हुआ है, बहुत बुरा सलूक किया हुआ है, अत्याचार किया हुआ है। तो अब उनके खिलाफ वो आंदोलन आरंभ करना चाहते थे। किसके खिलाफ, किसके विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध। लोगों ने इस आंदोलन में उनका साथ देना शुरू कर दिया। जितनी भी भारतीय थे, भारतीय नागरिक, सभी ने उनका साथ बढ़ चढ़ के दिया। व्यापारी, वकील, छात्र, किसान, अध्यापक, महिलाएं, सभी महात्मा गांधी के इस आंदोलन में शामिल होते चले गए। इसी समय वल्लभ भाई गांधी जी से मिले। वे उनसे बहुत प्रभावित हुए। कौन, वल्लभ भाई किनसे प्रभावित हुए, गांधी जी से प्रभावित हुए, क्योंकि वो भी उन्हीं की जैसे विचार कर रखते थे, दूसरों के लिए न्याय, दूसरों के लिए भलाई व कल्याण के कार्य गांधी जी ने भी किए, तो उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए कि उनकी तरह ही वो इंसान सामने खड़ा है। उन्हें महात्मा गांधी जी के विचार इतने अच्छे लगे कि उन्होंने इस आंदोलन में शामिल होने का निश्चय कर लिया, है ना। उन्होंने निश्चित कर लिया, ठान लिया कि अब मैं भी इस आंदोलन में शामिल होगा और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ूंगा, ठीक है। इसके लिए उन्होंने किसानों के साथ जुड़कर काम करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने क्या, किसानों का मुद्दा उठाया। किसका, किसानों का, क्योंकि ये भी एक किसान थे, इनके परिवार में किसान ही थे, तो किसानों का मुद्दा सबसे पहले उठाया। वे एक किसान भी थे, इसलिए किसानों की समस्या को अच्छी तरह से जानते थे, है ना। किसानों की समस्या को अच्छी तरह से वह जानते थे। इसके बाद भी वह किसानों से मिलते और उनकी गंभीर समस्याओं पर विचार करते। तो उनकी जो गंभीर, जो उनकी मुश्किल, उनकी जो परेशानियां, उस पर विचार करते, कैसे हुआ, क्या करना चाहिए, मिलकर वो बैठक करते थे उनके साथ। इससे उन्हें किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने तथा अंग्रेजी सरकार को पीछे हटाने में बहुत मदद मिली। जब वो लोगों की परेशानियां सुनने लगे, क्या क्या चीजें हैं, कैसे है, फिर उन्होंने जाना, फिर उन्होंने क्या निश्चित किया कि अब हमें करना क्या चाहिए। उन्हें आसानी हुई किसान आंदोलन के लिए और अंग्रेजों को पीछे हटाने के लिए। अपने स्पष्ट विचारों और ईमानदारी के कारण वे किसानों में बहुत जल्दी प्रसिद्ध हो गए, है ना।
तो किसानों में बहुत जल्दी प्रसिद्ध हो गए, मशहूर हो गए, नाम हो गया, क्योंकि उनके विचार व ईमानदारी के कारण सब उनसे क्या थे, खुश थे। महात्मा गांधी वल्लभ भाई पटेल के आंदोलन से बहुत खुश थे, है ना। महात्मा गांधी भी उनके इस आंदोलन से बहुत खुश थे, क्योंकि किसान हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग है, भारत का बहुत बड़ा वर्ग, जो जब अंग्रेजों ने इनको परेशान किया हुआ था, क्योंकि उन्होंने देश के सबसे बड़े वर्ग की समस्याओं को उठाने का निश्चय किया। तो गांधी जी इसलिए खुश थे क्योंकि देश के सबसे बड़े वर्ग की समस्याओं को उठाने का निश्चय किया। किसने? वल्लभ भाई पटेल ने, है ना। तो सबसे ज्यादा दुखी उस समय किसान थे, क्योंकि उन्हें तरह तरह के लगान अधिक से अधिक मात्रा में देने पड़ते थे। बहुत परेशान किया हुआ था अंग्रेजों ने। तो इस प्रकार समस्याओं को उठाने का निश्चय किया था, इसलिए सब लोग उनसे खुश थे, सभी किसान के लोग, और गांधी जी भी उनसे बहुत खुश थे। गांधी जी पूरे देश में घूम घूम कर समाज के हर वर्ग के लोगों से मिल रहे थे। गांधी जी, ठीक है, क्या कर रहे थे? घूम घूम कर लोगों से मिल रहे थे और उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास कर रहे थे। वे जानना चाहते थे कि देश के एक हिस्से के किसान की समस्या देश के दूसरे हिस्से के किसान की समस्या से किस प्रकार अलग है। ठीक है, किसान आगे बढ़ बढ़कर उन्हें अपनी समस्याएं बता रहे थे। यही कारण है कि उन्होंने किसानों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में अच्छी तरह से जान लिया। उनके साथ जो भी दुर्व्यवहार हो रहा था, जो उनके साथ जो बुरा हो रहा था, अत्याचार जो हो रहे थे, जो अंग्रेज उन पर कर रहे थे, वो अच्छी तरह से उन्होंने उनकी समस्याओं को जान लिया। सही समय जानकर उन्होंने बिहार के चंपारण में किसानों पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। इस सत्याग्रह में उन्हें जनता का बहुत सहयोग मिला। धीरे धीरे यह आंदोलन देश भर में छा गया। ठीक है, तो किसानों ने जिस तरह से उन्हें अपनी समस्याएं बताई, उनको जाना, उसी के अनुसार गांधी जी ने क्या करा? आंदोलन शुरू करे। उन्होंने कहाँ पे आंदोलन? बिहार के चंपारण जगह है, बिहार में चंपारण जगह है, वहां पर किसानों पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन, कौन सा? सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। किसने? गांधी जी ने। इस सत्याग्रह में उन्हें जनता का बहुत सहयोग मिला। पूरी जनता गांधी जी के साथ थी, अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, धीरे धीरे यह आंदोलन देश भर में छा गया। धीरे धीरे पूरे देश में यह आंदोलन छा गया, फैल गया। जिस समय वल्लभ भाई पटेल को यह समाचार मिला, वे गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों के बीच थे। ठीक है, जब ये समाचार मिला, इस बात की खबर मिली कि सत्याग्रह आंदोलन पूरे देश में फैलता जा रहा है, वे कब कहां पर थे? गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों के बीच थे। इसी बीच सन 1918 में खेड़ा गांव की सभी फसलें नष्ट हो गई। इसी बीच क्या हो गई? वहां की फसलें नष्ट हो गई। 1918 में खेड़ा गांव की फसलें। किसानों ने सरकार से लगान माफ करने की प्रार्थना की। जब फसलें, लगान एक प्रकार का कर होता था जो अंग्रेज वसूलते थे किसानों से। तो जब फसल ही क्या हो गई? सारी फसल खराब हो गई, उजड़ गई, तो कहाँ से देते किसान? तो लगान माफ करने की प्रार्थना की अंग्रेजों से, जो उस समय शासन कर रहे थे हमारे देश में। ठीक है, किंतु सरकार ने उनकी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया, कि वो किस तरह से परेशानियों से झुलस रहे हैं इस प्रकार। ठीक है, यह देखकर वल्लभ भाई पटेल ने भी गांधी जी की तरह किसान आंदोलन शुरू कर दिया। किसानों के लिए आंदोलन शुरू कर दिया, आवाज उठाई जाने लगी, प्रोटेस्ट होने लगा। ठीक है, देश के अन्य हिस्से की तरह गुजरात में भी किसानों ने इस आंदोलन में बढ़ बढ़कर हिस्सा लिया, है ना। अन्य देश में तो लड़ाई छिड़ी गई थी आंदोलन के जरिए। ठीक है, फिर क्या हुआ? इस तरह किसानों ने खूब साथ दिया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। थोड़े ही समय में अंग्रेज सरकार की नाक में दम हो गया। थोड़े ही समय में अंग्रेजी सरकार परेशान हो गई और वल्लभ भाई पटेल ने किसानों का दिल जीत लिया। वल्लभ भाई पटेल ने किसानों का साथ दिया, इस तरह से किसानों का दिल जीत लिया। ठीक है, किसान उनसे बहुत खुश हुए। यह समाचार सारे देश में फैल गई, ये खबर सारे देश में फैल गई। जब महात्मा गांधी ने यह समाचार सुना तो उन्हें इतनी प्रसन्नता हुई कि उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दे दी, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका पूरा नाम अब से पड़ा। किसने दी ये उपाधि? ये नाम किसने दिया? गांधी जी ने। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वो बात थी, एक सरदार वाली बात, लोगों को लोगों की मदद करना, उनका
और उनका ध्यान रखना, उनकी समस्याओं को सुलझाना, इस तरह से इनकी आदत थी। तो इस कारण इनके इस कार्य से, जो कार्य इन्होंने किया, आंदोलन, किसान आंदोलन के जरिए अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया, इस बात से गांधी जी बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए, जिसकी वजह से, जिसके कारण इनको सरदार की उपाधि दे दी। अब सारा देश उन्हें सरदार पटेल के नाम से जानने लगा। सरदार पटेल ने कई आंदोलन में किसानों का नेतृत्व किया। ठीक है, अपनी देख रेख में किसानों के कई आंदोलन उन्होंने शुरू करे। किसानों से उन्हें बहुत सहयोग मिला, किसानों ने उनको बहुत बढ़ावा दिया, उनका साथ दिया। किसान आंदोलन में भाग लेने के कारण वे कई बार जेल भी गए, है ना। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें क्या करा, जेल डाल दिया, क्योंकि वो किसानों के लिए क्या कर रहे थे, मदद कर रहे थे, उनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। किंतु उनके जोश में कोई कमी नहीं आई, फिर भी वो डरते नहीं थे, उनका जोश क्या रहा, बना रहा इन अंग्रेजों के नाक में दम करने का। ठीक है, सन 1922 में जब चोरा चोरी कांड हुआ, चोरा चोरी कांड कब हुआ, सन 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ, तो महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। जो जब उस समय महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन भी जारी था, जो उन्होंने उस टाइम क्या कर दिया, रोक दिया, स्थगित कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि आंदोलन से जुड़े बहुत से आंदोलनकारी निराश हो गए, है ना। चोरा चोरी कांड एक कांड है, जो चोरा चोरी वहां पर कांड हुआ था, ठीक है, जिसकी वजह से गांधी जी ने क्या करा, असहयोग आंदोलन को रोक दिया, जिसकी वजह से आंदोलनकारी जितने भी लोग उनके साथ थे वो निराश हो गए, नाराज हो गए। इसी बीच सरकार ने महात्मा गांधी को 6 साल की सजा दे दी, है ना। अंग्रेजी सरकार ने महात्मा गांधी को इसी समय क्या दे दी, 6 साल की सजा। गांधी जी के जेल जाने का स्वाधीनता आंदोलन पर कोई असर नहीं पड़ा, है ना। उनके गांधी जी के जेल जाने का स्वाधीनता आंदोलन पर कोई असर नहीं पड़ा। सरदार पटेल ने महात्मा गांधी का स्थान ले लिया, क्योंकि गांधी जी तो चले गए, कहाँ स्वाधीनता, क्योंकि चोरा चोरी कांड होने के कारण गांधी जी को, क्योंकि भारतीयों द्वारा किया गया ये कांड, जिसकी वजह से गांधी जी को जेल जाना पड़ा। क्योंकि सब जितने भी हमारे भारतीय थे अंग्रेजों के विरुद्ध थे, वो उनके खिलाफ थे, वो कुछ ना कुछ उनके खिलाफ क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। इसी बीच इसी कारण गांधी जी को 6 साल की सजा मिल गई। फिर स्वाधीनता आंदोलन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि सरदार पटेल ने महात्मा गांधी जी का स्थान ले लिया। इससे आंदोलन और जोर पकड़ने लगा, है ना। गांधी जी एक तो इस बात का क्रोध कि गांधी जी को जेल डाल दिया, और दूसरी बात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन को आगे बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से और जोर शोर से आंदोलन चढ़ गया। सन 1924 में सरदार पटेल को अहमदाबाद नगर पालिका का अध्यक्ष चुन लिया गया, है ना। अहमदाबाद की जो नगर पालिका है, वहां के ये अध्यक्ष बन गए, है ना। नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में उन्होंने बहुत परिश्रम और ईमानदारी से कार्य, बहुत मेहनत और सच्चाई लगन से कार्य किया। इससे गुजरात में उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई, गुजरात में लोग उनको और भी ज्यादा, गुजरात के सभी लोग उन्हें बहुत पसंद करने लगे, और इनका बहुत ज्यादा नाम हो गया पूरे गुजरात में। इस समय तक देश में पूर्ण स्वराज्य की मांग जोर पकड़ चुकी थी, है ना। पूर्ण स्वराज्य, क्योंकि हम क्या थे, अंग्रेजों के गुलाम, अंग्रेजी शासन यहाँ पर था, हम अपना राज्य, पूर्ण स्वराज्य की मांग कर रहे थे, हमारा राज्य हमें दो और तुम भारत छोड़कर जाओ। ऐसा लोगों की जो मांग की जोर जो थी वो और भी जोर पकड़ने लगी, ठीक है। 1942 तक सरदार पटेल देश के चोटी के नेताओं में शामिल हो चुके थे, है ना। चोटी, उच्च कोटि, मतलब बहुत बड़े बड़े नेताओं में इनका नाम होने लगा। इनका नाम किसमें गिनना जाने लगा, बड़े बड़े नेताओं में, सरदार वल्लभ भाई पटेल। गली गली में स्वराज्य लेकर रहेंगे तथा अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा गूंज रहा था। गली गली में, भारत की गली गली में पूर्ण स्वराज्य की मांग हो रही थी, हमारा राज्य हमें सौंपो और तुम यहाँ से जाओ, भारत छोड़ो। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा गूंज रहा था। अंग्रेजी सरकार परेशान थी, इस आंदोलन से कैसे निपटे।
अब क्या है, हर तरफ से आवाज, कोई अंग्रेजों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई उनकी गुलामी करने के लिए तैयार नहीं, सब चाह रहे थे कि हमें हमें आप हमारी आजादी चाहिए, हमारे देश को आजाद करो। तो अंग्रेज क्या हो गए, परेशान हो गए। ठीक ठीक है, उन्होंने इस आंदोलन को कुचलने का फैसला किया और फिर इस आंदोलन को खत्म करने का, कुचलने का फैसला किया अंग्रेजी सरकार ने। पूरे देश में महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार किया। जितने भी बड़े बड़े दिग्गज नेता थे उस समय भारत के आजादी के लिए जो काम कर रहे थे, उन लोगों को क्या कर दिया, गिरफ्तार कर लिया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद आदि बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। ठीक है, फिर आगे सरदार पटेल ने अंग्रेज सरकार की इस दमनकारी नीति का विरोध करने का फैसला किया। ये दमनकारी नीति तो हुई, जिस प्रकार उन्होंने बेवजह बिना कसूर के सभी बड़े बड़े नेताओं को कहां पर डाल दिया, कहां डाल दिया, जेल डाल दिया था। कोई झगड़ा नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे थे, आवाज उठा रहे थे, फिर भी इनको जेल डाल दिया। ठीक है, ये दमनकारी नीति हुई है ना। इस नीति का विरोध किया, इसके खिलाफ फैसला, विरोध का फैसला किया किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उन्होंने स्थान स्थान पर सभाएं की, है ना, कई सारी मीटिंग की, सभाएं की, बैठक बुलाई और लोगों को देश को आजाद कराने का संकल्प लेने को कहा। प्रण यानी कि दृढ़ दृढ़ संकल्प, दृढ़ प्रण या कसम खा लो कि हाँ हमें अब अपने देश को आजाद करना है, वरना ये हालत रहेगी तो हम सबके हालात और भी खराब हो जाएंगे। ऐसे ही एक सभा में उन्होंने अहमदाबाद में, एक सभा थी अहमदाबाद में, ठीक है, अहमदाबाद में बोलते हुए कहा, अंग्रेजी सरकार दमन के मार्ग पर चल रही है। ठीक, हमारा आंदोलन भी करो या मरो की स्थिति पर पहुंच चुका है ना। अंग्रेजी सरकार दमन के मार्ग पर चल रही है, यानी कि वो हमें क्या कर देगी, हमारा दमन कर देगी, हमें खत्म कर देगी और हमें मिटाना चाहती है। हमारा आंदोलन भी करो या मरो की स्थिति पर पहुंच चुका है, या तो करो या मरो। मरना फिर भी है, अंग्रेजों के द्वारा मरने से अच्छा है अपने देश के लिए कुछ करके मर जाओ, ऐसा करो या मरो की स्थिति पर पहुंच चुका है। यदि कल सभी बड़े नेताओं को बंदी भी बना लिया जाता है तो आप बिना रुके अपने आंदोलन को जारी रखना। फिर वो आगे कहते हैं, अगर हम सभी बड़े नेताओं को बंदी बना लिया जाए लेकिन आप अपने आंदोलन को जारी रखोगे, चलाए रखोगे, याद रखना चाहे मर जाना किंतु अपने कदम पीछे मत हटाना, इस बार हम फैसला करके ही रहेंगे। तो ये बात उन्होंने बोली, चाहे मर जाना, पीछे मत होना, पीछे मत हटाना अपने कदम, डरना नहीं है और इस बार फैसला करके ही रहेंगे, अंग्रेज यहाँ से जाएंगे या हमारे, या तो हम मरेंगे या फिर हम यहाँ से अंग्रेजों को खदेड़ेंगे। कुछ इस तरह से लोगों के, भारतीय युवाओं में ये जोश जगाया जा रहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इतनी सारी बातें लोगों को समझा रहे थे। सन 1946 में पहली बार केंद्र में जनता की लोकप्रिय सरकार बनी, है ना, केंद्र में, है ना। केंद्र कहाँ होता है, जो पूरे भारत का एक ऐसी जगह जहां बैठकर पूरे भारत में शासन किया जाता है। तो केंद्र में जनता की लोकप्रिय सरकार बनी। इस सरकार में सरदार पटेल को गृह तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से जुड़ी जिम्मेदारी दी गई। मंत्रालय, अलग अलग चीजों के अलग अलग मंत्रालय होते, गृह मंत्रालय, सूचना मंत्रालय, प्रसारण मंत्रालय में जुड़ी सभी जिम्मेदारी किसकी जिम्मे आई, सरदार पटेल के। उन्होंने इन जिम्मेदारियों को बहुत ईमानदारी से निभाया, बहुत सच्चाई से निभाया, अपने काम लगन से उन्होंने अपना काम किया। इस बीच जनता का आंदोलन तेज होता चला गया, है ना। तो इस प्रकार सन 1946 में पहली बार केंद्र में जनता की लोकप्रिय सरकार बनी, जो लोग पसंद करते थे वो सरकार बनी, ना कि अंग्रेजों की। ठीक है, इस प्रकार ये मंत्रालय किसे दिए गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, आंदोलन तेज होता चला गया और अंग्रेजों को यह लगने लगा कि अब उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारी यहाँ पर अब हमारा बस नहीं चलेगा। भारतीय युवा, सभी नागरिक, भारत के नागरिक अब जाग चुके हैं, अब वो हमारी गुलामी नहीं करेंगे। अब उनको समझ आ गया है, वो जाग चुके हैं, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। ये बात अंग्रेज समझ रहे थे। सन 1947 में देश को आजादी मिली और भारतवासियों की अपनी सरकार बनी, है ना। भारतवासियों की एक अपनी सरकार बनी और देश को 1947 में आजादी मिली। कब मिली, 1947 में। इस सरकार में भी सरदार पटेल को गृह मंत्री बनाया गया। जब सरकार एक तो बनी थी, लोकप्रिय लोगों ने बना दी अपनी सरकार, और पूरा जब आजाद हुआ देश तब भी सरकार पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने के बाद
जब सरकार दोबारा बनी तब भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। इसके साथ ही उन्हें उप प्रधानमंत्री का अतिरिक्त भार भी दिया गया, उप प्रधानमंत्री, क्योंकि उस समय अभी क्या था, सबको अपने अपने मंत्रालय बांटे नहीं गए थे। तो उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बनने से पहले जो भार, जो जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति पे सौंपी जाती है, प्रधानमंत्री नहीं है परंतु कुछ समय के लिए जो कार्य सौंपा जाता है वो कहलाता है उप प्रधानमंत्री। ठीक है, अतिरिक्त भार जो है, मतलब उप प्रधानमंत्री का विभार किस पर आ गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल पर। सरदार पटेल को जितनी जिम्मेदारी मिली उन्होंने उसे बहुत ईमानदारी से, सच्चाई से निभाया। उन्होंने कभी किसी बात पर असंतोष व्यक्त नहीं किया, है ना। वो किसी बात से क्या नहीं थे, असंतोष व्यक्त नहीं किया कि हाँ उनको इस बात से क्या नाम है, इस बात से सेटिस्फाइड है या नहीं। ठीक है, वो इस तरह से उन्होंने अपना कोई अपनी बात व्यक्त नहीं की। वो मन से उस कार्य को करते थे और संतुष्ट रहते थे। वो मन से उस कार्य को करते थे, जितना कार्य उनको दिया जाता था वो अच्छे से करते थे और कभी रुकते नहीं थे। ठीक है, देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। सन 1947 तक सरदार पटेल पूरे देश में लोकप्रिय हो चुके थे, है ना। अब पूरे देश में ही लोकप्रिय हो चुके थे। देश का प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए, जब यह बात उठी तो उस समय विभिन्न राज्यों के कांग्रेस के अधिकांश कमेटियां उन्हें ही प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी। कांग्रेस, जो आज भी सरकार है कांग्रेस की, ठीक है, कांग्रेस की जो कमेटियां थी, अलग अलग जो कांग्रेस के जो लोग थे कांग्रेस सरकार के, वो चाहते थे कि यही प्रधानमंत्री बने। गांधी जी जवाहरलाल नेहरू को देश का पहला प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नेहरू जी का पक्ष लिया, है ना। और गांधी जी किसे कांग्रेस चाहती सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बने, लेकिन गांधी जी चाहते थे जवाहरलाल नेहरू बने। ठीक है, सरदार पटेल को इस बात में कोई बुराई नहीं लगी, इसलिए उन्होंने नेहरू जी को अपना नेता स्वीकार कर लिया। और सरदार पटेल को इस बात से ऐसा नहीं था, गांधी जी का फैसला उनको कोई बुराई नहीं लगी। उन्होंने क्या, चलो ठीक है, नेहरू जी हमारे क्या है, नेता, स्वीकार प्रधानमंत्री के रूप में कर लिए गए। जिस समय सरदार पटेल को भारत का गृह मंत्री बनाया गया, उस टाइम देश के अंदर की स्थिति बहुत खराब थी। क्या थी? अंदर की स्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि देश, लड़ाई तो छिड़वा के चले गए अंग्रेज, आपस में लड़ो। ठीक है, तो स्थिति बहुत खराब थी, एका नहीं था, देश की छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। छोटी छोटी रियासतों में हमारा देश बटा हुआ था, है ना। सब अपना अपना शासन, अपना अपना सोच रहे थे, अपना अपना राज कर रहे थे। सरदार पटेल के सामने यह चुनौती थी कि किस प्रकार सभी रियासतों को एक झंडे के नीचे लाया जाए। अब सरदार पटेल के सामने ये बहुत बड़ा मसला था कि मतलब किस तरह वो अब पूरी रियासतों को एक कर ले, है ना। ये चुनौतीपूर्ण उनके सामने ये समस्या उत्पन्न हुई। उन्होंने ईमानदारी से कार्य किया और भारत की 562 रियासतों को एक झंडे के नीचे ले आए, है ना। 562 रियासतों को एक किया, यह उनकी सबसे बड़ी सफलता थी, है ना। किस तरह, आसान नहीं है ना, मतलब सबको एक करना। किस प्रकार इन्होंने लोगों के दिमाग में बात डाली, किस प्रकार अपनी बातों से इन्होंने एक किया, इतनी मेहनत, कितने परिश्रम से इनकी, और ये कार्य इनका सफल रहा। नेहरू जी ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, आपने भारत की एकता को बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है ना। भारत को एक मोती में पिरो दिया। कहा वो मोती बिखरे हुए थे, है ना। सरदार पटेल को स्वतंत्र भारत की सेवा करने का बहुत कम समय मिला, है ना। उन्होंने 2 वर्ष के अल्प समय में यह सब उन्होंने 2 वर्ष के अल्प समय में वह सब कर दिखाया जो किसी और राजनेता के लिए बहुत कठिन था। आजादी के 2 वर्ष के अंदर इन्होंने पूरे देश की रियासतों को, 562 रियासतों को एक किया 2 वर्ष के भीतर अंदर। ठीक है, और किसी जो कार्य इन्होंने 2 वर्ष में किया, किसी और राजनेता के बस की बात नहीं थी। भारत के गृह मंत्री के रूप में उन्होंने अपनी कठोर और कुशल प्रशासक को छवि बनाई, है ना। भारत के गृह मंत्री के रूप में उन्होंने अपनी कठोर और कुशल, है ना, इतनी मुश्किल और इतनी अच्छी स्किल से प्रशासक की छवि बनाई। यही कारण है कि उन्हें लौह पुरुष, है ना, लौह पुरुष की उपाधि दी गई, है ना। इसी वजह से उनको लौह पुरुष की उपाधि दी गई। स्वतंत्रता प्राप्त के 70 वर्ष बीत जाने पर
70 वर्ष बीत जाने पर आज भी जब किसी मंत्री को बहुत सम्मान देना हो तो यह कहा जाता है कि यह मंत्री लौह पुरुष की तरह है ना। लौह पुरुष यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सरदार पटेल का बहुत बड़ा सम्मान है ना। आज भी उनको याद किया जाता है जिस प्रकार, क्योंकि हमारा देश अगर आजाद नहीं होता तो आज हम इस तरह से स्वतंत्र रूप से अपने कार्य नहीं कर सकते थे, हम आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। अभी सरदार पटेल भारत माता की और भी सेवा करते, किंतु 15 दिसंबर 1950 को उनका देहावसान हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। सारा देश शोक की लहर में डूब गया, दुखी था सारा देश के क्या हुआ हमारे इतने महान नेता, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या हो गए, स्वर्ग सिधार हो गए। कहाँ अभी देश आजाद ही हुआ था, इतने में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उस समय यह कहा गया था कि सरदार पटेल जैसा कुशल गृह मंत्री भारत को शायद ही मिल सके। गृह मंत्री यानी गृह का, यानी कि हमारा देश पूरा एक घर है, इसमें रहने वाले सभी नागरिक हैं, और ये क्या है, गृह मंत्री। इन्होंने सभी को एकता में पिरोया। तो इस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवन व जीवनी है जिसके बारे में हमने इस पाठ में जाना और समझा। पाठ का भाव देख लीजिए, क्या क्या देखा हमने। धैर्य देखी, इस पाठ से हमने धैर्य सीखा, शिक्षा का महत्व जाना, साफ साफ कहना जाना, वफादारी, गतिशीलता, साहस, बुद्धिमत्ता, संघर्षरत रहना, कार्य के प्रति पूर्ण लगन और वफादारी, पद से अधिक महत्वपूर्ण परिश्रम और ईमानदारी, एकता, कुशल प्रशासन, ये सब हमने इस पाठ में सीखे। ये सारी विशेषताएं ये किसकी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो हमारे अंदर भी ये चीज होनी चाहिए अपने जीवन के लिए। ठीक है, अपने देश के प्रति, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सबके लिए हमारे अंदर ये विशेषता होनी चाहिए। वफादारी, साफ साफ कहना आना चाहिए, अपनी बात को रखना आना चाहिए। चलिए शब्दकोश, शब्दार्थ देखिए, साहसी, हिम्मत रखने वाला, प्रारंभिक, शुरू की, मजबूरी, लाचारी, अन्याय, अत्याचार, मशहूर, प्रसिद्ध, छात्रवृत्ति, शिक्षा की सहायता में दिया जाने वाला धन, सहयोग, सहायता, स्थगित, ठहराया या रोका हुआ जो काम कुछ समय के लिए रोक दिया गया हो, परिश्रम, मेहनत, असंतोष, संतोष का अभाव, है ना। जहां संतोष नहीं होते वो असंतोष रहते थे किसी भी कार्य से, मतलब एक कार्य पूरा होता तो उनमें लगन थी कि मैं और क्या कुछ कर जाऊं अपने देश के। चलिए आपने क्या सीखा, मौखिक देख लीजिए, शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ो। ठीक है, तो स्वतंत्रता, महापुरुष, कार्य कुशलता, ऋणी, भारतीय आंदोलन, कठिनाइयां, ईमानदार, देशभक्त, लोकप्रिय, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री को आपको शुद्ध उच्चारण में बोलना आना है। आप स्वयं इसको बोलने का प्रयास करें, स्वयं भी इसका अभ्यास करें। दूसरा देखिए, सोच कर बताइए। पहला, वल्लभ भाई की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी। दूसरा, वल्लभ भाई के पिता उन्हें पढ़ाई के लिए शहर क्यों नहीं भेजना चाहते थे। तीसरा देखिए, जब सरदार पटेल भारत के गृह मंत्री बने उस समय देश की स्थिति कैसी थी। चौथा, सरदार पटेल का पूरा नाम क्या था। इन प्रश्नों का उत्तर बोलकर आप स्वयं पाठ के अनुसार देंगे। लिखित आ जाइए, बहुविकल्पी प्रश्न, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, वल्लभ भाई पटेल ने कितनी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया। 562 रियासतें। दूसरा, सरदार पटेल का जन्म कब हुआ था। 31 अक्टूबर 1875। ठीक है, आइए आगे। तीसरा देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी। महात्मा गांधी ने। चौथा देखिए, चोरा चोरी कांड कब हुआ। 1922 में, सन 1822 में, 1927 में। कब हुआ, 1927 में, है ना। चौथा देखिए, चोरा चोरी कांड कब हुआ था। 1922 में हुआ, है ना। फिर आगे पांचवा देखिए, सरदार पटेल की मृत्यु कब हुई। 15 दिसंबर 1950। ठीक है, ये अभ्यास आपका पूरा हुआ। दूसरा देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, सरदार पटेल का जन्म कब और कहाँ हुआ था। दूसरा, सरदार पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है। तीसरा, सरदार पटेल कब और कैसे गांधी जी के आंदोलन में शामिल हुए। चौथा देखिए, गांधी जी के जेल जाने का स्वाधीनता आंदोलन पर कोई असर पड़ा कैसे। तो इन प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में पाठ के अनुसार आप स्वयं अपनी अभ्यास पुस्तिका में देंगे। ठीक है, तीसरा अभ्यास देख लिए, निम्नलिखित वाक्यों को पाठ के क्रमानुसार लिखिए।
तो जैसे आपने पाठ पढ़ा है ना, कौन सा वाक्य पहले था और कौन सा उसके बाद में था, इस प्रकार आपको क्रमानुसार ये लिखना है। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार आप पाठ को पढ़ेंगे और इसको क्रमानुसार लगाएंगे। ठीक है, जैसे पहले कौन सा वाक्य आ सकता है, पहले इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। सन 1947 तक सरदार पटेल पूरे देश में लोकप्रिय हो चुके थे। यह सरदार पटेल का बहुत बड़ा सम्मान था। वल्लभ भाई ने प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही पूरी की। तो पहली बात तो यही थी ना, जब हमने पाठ शुरू करा था, तो ये शिक्षा वाली बात पहले थी, पहला वाक्य ये हुआ। ठीक है, फिर दूसरा वाक्य बाकी पढ़ाई के लिए वो कहाँ जाना चाहते थे, शहर जाना चाहते थे, दूसरा वाक्य ये हुआ। इस प्रकार आप पहला दूसरा फिर उसके बाद कौन सा वाक्य है, इस प्रकार आप बोल बोलकर, मतलब अच्छे से आपने पाठ पढ़ लिया है तो आप स्वयं करेंगे। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा वाक्य इसके बाद कौन सा होगा। ठीक है, तीसरा ये हो सकता है, देखो, है ना। तो फिर चौथा, देश छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, है ना। फिर ये वाली बात आ सकती है, जब वो देश आजाद हो गया तो क्या होता, बटा हुआ था छोटे छोटे टुकड़ों में। पांचवा ये हो सकता है ना, और छठा ये लास्ट में, है ना। इस प्रकार आपको इसको क्रमानुसार अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, चलिए अगला अभ्यास देखिए, दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। है ना, पहले आपको ये गद्यांश पढ़ना है अच्छे से, फिर इसी गद्यांश के अनुसार प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर आपको स्वयं देने हैं। जैसे आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, जो जो पूछा गया। हमने पढ़ने के बाद पहला हमें प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने कब अपना असहयोग आंदोलन स्थगित किया था। कब किया था, जब चोरा चोरी कांड हुआ था, है ना, तब उन्होंने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया, जिसकी वजह से फिर बाद में उनको चोरा चोरी कांड के कारण उनको जेल जाना पड़ा था, है ना। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। इसका अभ्यास आप जरूर कीजिएगा और इस पाठ से आप बहुत कुछ सीख के भी जाइएगा। तो अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।